जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो हम आज जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है एनसीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के जो है हिंदी क्वेश्चन बैंक से जो छांटा हुआ 30 प्रश्न लेकर आए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलते हैं अपना पहला सवाल को देखते हैं। देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है। बोल रहा है रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं। बताना है आपको कि रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं। तो आप सब जवाब देंगे कि आधुनिक युग के कवि हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के। चलिए चलते हैं दूसरा सवाल पर। तो दूसरा सवाल है, देखिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। बताइए कि साकेत जो महाकाव्य है इसका रचयिता कौन है। बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आप सब जवाब देंगे कि मैथिली शरण गुप्त इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो तीसरा नंबर सवाल है, देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। बताना है आपको कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका जवाब हो जाएगा मेरे भाई प्रेमचंद हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है कि भरत भारती के कवि कौन है। बताना है आपको कि भरत भारती के कवि कौन है। तो आप सब जवाब देंगे कि मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा इसका सही उत्तर सर जी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है, देखिए 5वां नंबर बोल रहा है यहाँ पर कि नीलांजलि किसकी रचना है। बताना है कि नीलांजलि किसकी रचना है, आप सबको बताना है। तो बोलिएगा कि महादेवी वर्मा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के। देखिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो आप सब, ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग एक एक प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक देखते चलिए। बोल रहा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कबीर किस भक्ति धारा से संबंधित है। बताना है कि कबीर जो है किस भक्ति धारा से संबंधित है। तो आप सब बताएंगे कि इसका सही उत्तर हो जाएगा सर निर्गुण भक्ति, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए मेरे भाई चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखना मेरे भाई, बोल रहा है कि मैथिली शरण गुप्त कौन सी उपाधि दी गई थी, यानी मैथिली शरण गुप्त को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो आप सब बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी, यानी मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, आप सब एकदम कमेंट में बताते रहिए। बोल रहा है कि रामचरित्र मानस के रचयिता कौन है। बताइए जी कि रामचरित्र मानस के रचयिता कौन है। तो आप सब बताएंगे कि रामचरित्र मानस के रचयिता सर जी तुलसीदास हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल पर। तो अगले सवाल देखिए बोल रहा है आप सबसे कि कामायनी किसकी रचना है। बताना है कि कामायनी जो है किसकी रचना है, क्या पंत के है या प्रसाद के है, निराला के है या दिनकर के। तो बहुत ही सोच समझ के यहाँ पर जवाब देना है। कामायनी किसकी रचना है, तो प्रसाद जी की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला पर। तो अगला सवाल है, देखिए बोल रहा है कि बोल रहा है कि रस कितने अंग होते हैं, यानी रस के कितने अंग होते हैं आपको बताना है। तो रस के कितने अंग होते हैं। तो आप सब बताएंगे कि रस के 4 अंग होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है, बोल रहा है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है, यानी वीर रस जो है इसका स्थायी भाव क्या है आपसे यह पूछ रहा है। तो वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह। क्या हो जाएगा, उत्साह, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। तो देखिए 12वां नंबर सवाल बोल रहा है कि अलंकार अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है आप सबसे पूछ रहा है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ मेरे भाई हो जाएगा आभूषण। क्या हो जाएगा, तो आभूषण हो जाएगा आपका शाब्दिक अर्थ। यानी एक एक प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको एग्जाम में एकदम सेम टू सेम मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो अगला नंबर सवाल है, देखिए बोल रहा है कि उपमा अलंकार में किस शब्द का प्रयोग होता है। बताना है कि उपमा अलंकार में किस शब्द का प्रयोग होता है। तो बताना है आपको कि उपमा में किस शब्द का प्रयोग होगा। तो सा या सी का प्रयोग, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए अगला नंबर सवाल बोल रहा है कि पत्र लेखन किस विद्या में आता है। बताना है कि पत्र लेखन
किस विधा में आता है, तो आपको यही पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, तो गद्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने में हमको बहुत ही मेहनत लगता है। बहुत मतलब बारीकी से हम लोग क्वेश्चन बैंक के अध्ययन करते हैं, उससे हम लोग सवाल छाँट-छाँट के लाते हैं कि जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपका ज़्यादा अधिक बार पूछा गया है, जो रिपीट होता है वो क्वेश्चन ये सब जो चुन-चुन के हम लोग लाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ही फ़ायदा होगा। आने वाला वीडियो जो है आपको होम स्क्रीन पर शो करेगा। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो अगले सवाल है, देखिए बोल रहा है निबंध के कितने प्रकार हैं। बताना है कि निबंध के कितने प्रकार हैं। तो आप सब बताएंगे कि निबंध के कितने प्रकार हैं। तो निबंध के प्रकार मेरे भाई 3 होता है। निबंध के कितने प्रकार होता है, तो 3 प्रकार होता है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि यहाँ पर हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, यानी हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो बताएंगे आप सब कि हिंदी दिवस सर कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो अगला नंबर सवाल है, देखिए बोल रहा है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, बोल रहा है कि जन कवि किसे कहा जाता है, यानी जन कवि जो है किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो जन कवि किसे कहा जाता है, आप सब बताइए। तो जन कवि कहा जाता है मेरे भाई दिनकर जी को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल। तो बहुत ही आसान सवाल है। बोल रहा है सूर सागर के रचयिता कौन है। बताना है आपको कि सूर सागर के रचयिता कौन है। तो आप सब जवाब देंगे कि सूर सागर के रचयिता सूरदास जी हैं। सूर सागर के रचयिता कौन है, तो सूरदास जी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखिए चलते हैं अगले सवाल पर। बोल रहा है सर जी कि नाटक के कितने प्रमुख तत्व होते हैं, यानी नाटक के कितने प्रमुख तत्व होते हैं, इसका आपको जवाब देना है। तो नाटक के प्रमुख तत्व 6 होते हैं, यानी 6 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं 19वां नंबर सवाल। तो 19वां नंबर सवाल बोल रहा है कि राष्ट्रभाषा हिंदी को कब मान्यता मिली। जो राष्ट्रभाषा आपका क्या है, तो हिंदी है। बोला जाएगा कि राष्ट्रभाषा क्या है, तो हिंदी है। लेकिन हिंदी है तो इसको मान्यता कब दिया गया है, तो राष्ट्रभाषा को मान्यता दिया गया है मेरे भाई 1950 में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही लगा देंगे। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो 21वां नंबर सवाल देखिए बोल रहा है कि शब्द शक्ति के कितने भेद हैं। बताना है कि शब्द शक्ति के कितने भेद हैं। तो शब्द शक्ति के भेद है मेरे भाई 3 गो, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल देखिए बोल रहा है कि लक्षणा लक्षणा शब्द शक्ति का संबंध किससे है। लक्षणा शब्द शक्ति का संबंध किससे है, क्या मुख्य अर्थ से है, गौण अर्थ से है, व्यंजित अर्थ से है, या स्पष्ट अर्थ से है। तो बताना है कि लक्षणा शब्द शक्ति का संबंध किससे है, तो गौण अर्थ से है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही टिक हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो अगले सवाल बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि मुहावरे भाषा में क्या बढ़ाते हैं। जो मुहावरे हैं भाषा में क्या बढ़ाते हैं, क्या कठिनता बढ़ाएगा, या सरलता बढ़ाएगा, या सौंदर्य बढ़ाएगा, या भ्रम बढ़ाएगा। तो मुहावरे भाषा में क्या बढ़ाते हैं मेरे भाई, तो आप सब बोलिएगा कि सौंदर्य बढ़ाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो अगला नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि पत्रकारिता किससे संबंधित है। बताना है कि पत्रकारिता किससे संबंधित है, या साहित्य से है, समाचार से है, नाटक से है, कविता से। तो पत्रकारिता किससे संबंधित है मेरे भाई, तो आप सब इसका जवाब दीजिए। तो किससे संबंधित हो जाएगा, तो समाचार से संबंधित हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 25वां नंबर सवाल। तो 25वां नंबर सवाल बोल रहा है, देखिएगा यहाँ पर कि कहानी किस विद्या में आती है। जो कहानी है किस विद्या में, क्या पद में आएगा, गद्य में आएगा, नाटक में आएगा, काव्य में आएगा। तो कहानी किस विद्या में आती है, इसका जवाब दीजिए आप। तो बोलिएगा कि गद्य विद्या में आती है, यानी ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल। तो अगला सवाल बोल रहा है कि प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। जो प्रेमचंद है उसका वास्तविक नाम क्या था। तो बताइए आप सब कि प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। तो बोलिए कि धनपत राय था। क्या था, तो धनपत राय था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं निराला का वास्तविक नाम क्या था। बताना है आपको कि निराला का वास्तविक नाम क्या था। बताइए कि निराला का वास्तविक नाम क्या था, तो हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल। तो अगला सवाल देखिए बोल रहा है कि छायावाद के 4 स्तंभों में कौन नहीं है। इनमें
छायावाद के जो 4 स्तंभ है उनमें एक नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि 3 तो छायावाद के स्तंभ है, लेकिन 4 में से इसमें एक कौन नहीं है। तो आपको बताना है कि 4 में से एक कौन नहीं है। तो आप सब क्या जवाब देंगे कि क्या नहीं है? तो दिनकर नहीं है। क्या? तो दिनकर नहीं है। इसका सवाल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए 29वां नंबर सवाल बोल रहा है कि दोहे के प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती है। जो दोहा होता है उसके प्रत्येक पंक्ति में यानी एक लाइन में कितने मात्राएं होती है। तो आप सब जवाब देंगे कि 26 मात्राएं होती है, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा तो बी हो जाएगा 26 मात्राएं। चलिए देखते हैं अगले सवाल। तो आज का हमारा लास्ट सवाल है, बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि भाषा का मुख्य कार्य क्या है। जो हमको भाषा है, हम सब बोलते हैं, तो भाषा का मुख्य कार्य क्या है बताना है आपको। तो भाव अभिव्यक्ति करना है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चाहते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और इससे आपको ही फायदा होगा। तो ये